हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की दिसंबर मंथ की करंट अफेयर मैगज़ीन देख रहे थे और जिसमें कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2 वीडियो होगा। इसमें हम पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिया यूएसए चाइना ट्रायंगल। तो न्यूज़ में क्यों है, तो हुआ क्या है ना, अभी दिसंबर मंथ में 18वां जो इंडिया का और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, उसका 18वां एडिशन अभी मतलब कंक्लूड हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इंडिया और यूएसए की जो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम युद्ध अभ्यास है वो कंक्लूड की गई। अगर और इस न्यूज़ के बारे में देखें तो ये जो एक्सरसाइज थी ना, ये जो LAC है जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तरीके से बॉर्डर का काम करती है, उससे मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। जिसकी वजह से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने अपनी आपत्ति जताई इस एक्सरसाइज के लिए। अगर चाइना की माने तो चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करके LAC के पास जो 1993 और 1996 का जो एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया है, मतलब उसका उल्लंघन किया है। और यूएसए को भी ये एडवाइस किया कि आपको इंडिया चाइना रिलेशन के बीच में किसी भी तरह की हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो रिलेशन है तीनों सुपर स्टेट्स का, जो यूएसए हो गया, इंडिया और चाइना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम जो 1993 और 1996 के जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया चाइना के बीच में, इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो जो 1993 का जो एग्रीमेंट है, ये इसमें ये था कि जो दोनों साइड्स हैं ना, मतलब इंडिया और चाइना, एक दूसरे की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मतलब जो बॉर्डर है जो बनाया गया है उसको मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट करेंगी और उसका दोनों एक दूसरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो बॉर्डर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो रेस्पेक्ट करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स होगी, जो आर्मी होगी, उसको कम से कम रखा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरह की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज यहाँ पर नहीं कराई जाएंगी, खास करके जो कुछ जो ऐसे जोन्स हैं जो कि पहले से डिसाइड करे गए हैं वहाँ पर। और जो दोनों ही साइड हैं उनको पहले ही एक तरीके का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। कोई भी अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइज करना भी चाहते हैं तो एक नोटिफिकेशन उसका दूसरी साइड को कन्वे करना पड़ेगा कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये तो हो गया 1993 का एग्रीमेंट। जो 1996 का एग्रीमेंट है उसमें ये है कि जो दोनों ही साइड्स हैं, मतलब इंडिया और चाइना, वो किसी भी तरह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको एक दूसरे के खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब जो आर्मी है, वो बॉर्डर के दोनों साइड डिप्लॉय नहीं करी जाएगी। इसीलिए वो जो एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वहाँ पे आपको मतलब आर्मीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये एग्रीमेंट में ही ये मतलब डिसाइड कर लिया गया था कि आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी सेनाएं, उसके मतलब दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नहीं मिलती हैं। उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर मतलब दोनों ही आर्मीज़ अपने आप को रखती हैं। अब चलते हैं अपना आगे टॉपिक में। तो अब हम देखते हैं कि जैसा टॉपिक जो है हमारा वो ट्रायंगल रिलेशनशिप की बात करता है, इंडिया यूएसए और चाइना की। तो ये ट्रायंगल रिलेशनशिप है क्या, ये होता क्या है? तो अगर हम ट्रायंगल सेटअप की बात करें तो अगर हम इसे समझें तो इसका मतलब ये है कि कोई एक कंट्री ए है, तो वो जो कंट्री ए है वो किस तरीके से कंट्री बी को डील करती है, मतलब कंट्री ए कंट्री बी के साथ किस तरीके से डील करती है, ये जो है, ये जो कोई तीसरी जो कंट्री होगी, कंट्री सी, उसका जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करेगा कि वो अब किस तरीके से कंट्री ए और कंट्री बी के साथ इंटरेक्ट करने वाली है। मतलब दो कंट्रियों के बीच का बिहेवियर या फिर दोनों के बीच का जो एक इंटरेक्शन है वो ये डिसाइड करेगा कि जो तीसरी जो कंट्री है उसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है पहली और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है। तो मतलब ये तीनों कंट्रीज़ आपस में एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंटरलिंक्ड समझिए, इनके बिहेवियर्स के दो के जिस तरीके से होंगे वो तीसरे का बिहेवियर डिसाइड करेंगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर रिलेशनशिप या फिर ट्रायंगल सेटअप।
अब इसमें क्या है कि एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब कि इसमें होना ये चाहिए कि जो तीनों जो आपके कंट्रीज़ होंगे, वो क्या करेंगे, वो तीनों जो कंट्रीज़ हैं उसको आपस में एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली उसको इम्पोर्टेंट मानेंगे। मतलब उनके हिसाब से वो किसी एक के हिसाब से वो दोनों कंट्रियाँ आपस में ज़रूरी होंगी। और जो दोनों की जो रिलेशनशिप होगी तीसरे के साथ, वो अफेक्ट मतलब दोनों की जो रिलेशनशिप आपस में होगी वो तीसरे के साथ क्या करेगी, अपनी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। अगर हम इंडिया यूएस चाइना ट्रायंगल की बात करें तो अभी भी ये ना मतलब प्रॉपर तरीके से वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना नहीं है, क्योंकि अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में आपस में कुछ डाइवर्जेंस भी हैं और कुछ कन्वर्जेंस भी हैं। मतलब कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ पर इनकी नहीं आपस में बनती है, और कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर इनकी बनती है। ठीक है, इस वजह से एक प्रॉपर तो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी ये कहना कि ट्रायंगल रिलेशनशिप है, ये ऐसा मतलब नहीं कह सकते प्रॉपरली। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, कोई भी दो जो मतलब कंट्रीज़ हैं, वो क्या है, वो तीसरे को एक तरीके से एनिमी नहीं मानते हैं। मतलब तीनों के बीच में कुछ अलाइंसेस हैं, ट्रेड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और ट्रायंगल रिलेशनशिप होने का ये कंडीशन है कि तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे को माने। मतलब अगर फ्रेंडली रिलेशन ना हो तो कम से कम एनिमी के तौर पे भी ना माने। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ डाइवर्जेंस भी हैं, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस भी, मतलब कुछ ऐसे भी मामले हैं जहाँ पर ये मतलब जो तीनों कंट्रीज़ हैं आपस में इनके जो मत हैं वो अलग अलग हैं। तो अभी वो देखते हैं कि किन मामलों में अलग अलग जो हैं एरियाज़ में इनका मतलब डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो पहला जो है वो है द कन्फ्लिक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज़। तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो इनकी जो इनकी जो विदेश को लेकर या फिर बाहरी देशों के लेकर जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो नीतियां हैं, उनमें हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कैसे कि चाइना जो है ना, वो जो इंडिया की जो तिब्बत पॉलिसी है और यूएसए की जो ताइवान पॉलिसी है, उसको एक तरीके से एक हिंड्रेंस मानता है, एक तरीके से एक रुकावट मानता है अपनी खुद के मतलब सोवरेन जो टेरिटोरियल क्लेम हैं उनके खिलाफ। कैसे, जैसे इंडिया की तिब्बत पॉलिसी की हम बात करें तो इंडिया जो है तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है, बेशक मानता है, लेकिन वो ये भी मतलब डिक्लेयर करता है कि तिब्बत को एक तरीके से ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई जाए, और उस उनको मतलब जो गवर्न करने का जो हक है वो तिब्बत को ही, मतलब तिब्बत के जो लोग हैं वो अपने आप ऑटोनॉमिकली उनको क्या करें, अपने आप को गवर्न करें। इसी तरीके से जो यूएसए की जो ताइवान पॉलिसी है, वो ताइवान पॉलिसी क्या कहती है कि जो ताइवान है वो अपने आप में, वैसे तो देखा जाए तो वन चाइना पॉलिसी ज़्यादातर सारे देश फॉलो करते हैं। वो उसका मुताबिक ये है कि जो चाइना है वो एक है, मतलब वो चाइना प्लस ताइवान वो चाइना का ही पार्ट एक तरीके से कंट्रीज़ मान के चलते हैं। मात्र 13 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो ताइवान को एक अलग देश मानते हैं, बाकी जितने भी देश हैं वो सब ताइवान को चाइना का पार्ट ही मानते हैं। लेकिन फिर भी जो यूएसए की ताइवान पॉलिसी है वो ये है कि चाइना कम से कम इंटरनल जो मैटर्स हैं ताइवान के, उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना करे, और ताइवान इंडिपेंडेंटली अपना जो भी पॉलिसी रखना चाहे, जैसे फॉरेन रिलेशन रखना चाहे वैसे अपना रख सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान, या फिर कह लीजिए कि मतलब उसको दिक्कत है जो चाइना के जो मतलब निकटती संबंध है पाकिस्तान के साथ। तो चाइना और पाकिस्तान के जो संबंध देखेंगे आप तो काफ़ी करीबी संबंध हैं उनके, जिससे कि, और किस मामले में, तो मिलिट्री के मामले में या फिर इकोनॉमिक टाइज हो। आपको पता है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहाँ होकर पास होता है, हमारा जो पीओके मतलब जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहाँ होकर वो पास होता है, जो सी पैक कॉरिडोर है। तो वो इंडिया हमेशा उस पर आपत्ति जताता है कि ये जो है इंडिया की टेरिटरी में होकर पास हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो क्या है, ये इंडिया इस पे आपत्ति अपनी जताता है। इसी तरीके से जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो क्या है, जो चाइना को एक तरीके से थ्रेट के रूप में मान के चलता है अपने सुपर पावर स्टेटस के लिए। मतलब जैसे यूएसए को एक बोला जाता है कि सुपर पावर है, लेकिन वो क्या है, वो चाइना को एक उसके लिए ख़तरा मान के चलता है कि चाइना के आने से जो उसका जो सुपर पावर स्टेटस है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरी अगर हम एरिया देखें जिसमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो वो है इंडियाज़ अपेरेंट क्लोजनेस टू यूएसए। अब हाल ही के सालों में हमने देखा है कि इंडिया की जो करीबी है यूएसए के साथ वो बड़ी है। ठीक है, और चाइना जो है इसको मतलब इसमें अपनी आपत्ति जताता है।
जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में उसको डेजिग्नेट किया है, ठीक है, 2016 में। और 2018 में क्या किया यूएसए ने, इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टीयर 1 स्टेटस दिया। इन दोनों ही चीज़ों का मतलब ये है कि यूएसए जो है इंडिया को अपने साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, समझे, मतलब डिफेंस के मामले में और ज़्यादा रिश्ते में क्या हुआ है, करीबी आई है। तो ये है। उसके अलावा जो 4 डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हैं वो दोनों कंट्री ने साइन किए हैं। इनका मतलब ये है कि जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफेंस के मामले में जो कॉपरेशन है वो और ज़्यादा बड़ी है इनसे। जैसे कि जो पहला है वो है जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है, 2002 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मिलिट्री से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करी जाएंगी, एक्सचेंज करी जाएंगी। फिर ऐसे ही लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जैसे लेमोआ बोलते हैं, 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें क्या था, जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में मतलब जो शिप्स हैं वो एक दूसरे के मतलब उसमें डॉक कर सकें, फ्यूलिंग कर सकें। इस मामले में ये जो था कि मतलब एक दूसरे के जो मतलब उसको यूज़ कर सकें, एक दूसरे के जो नेवल बेस हैं उसको यूज़ कर सकें, तो इसके मामले। फिर तीसरा जो सिस्मोआ, जिसको हम कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं, ये 2018 में दोनों ने एग्री किया। और इसमें क्या था कि इसमें जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उस पर और ज़्यादा कोऑपरेशन करने की बात हुई। उसके अलावा बेका, जैसे हम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, तो ये अभी 2020 में इसको एग्री किया गया था। और इसमें भी मतलब वही जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपस में एक्सचेंज करना, उसके अलावा कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की इसमें बात हुई। तीसरा हम देखें कि किस वजह से डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है, तो चैलेंजिंग हेगेमनी। तो इसमें क्या है कि जो चाइना है वो अपना क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिससे कि जो हेजीमनी है यूएसए की और इंडिया की, वो दोनों को क्या कर रहा है, उस हेजीमनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर इंडो पैसिफिक में बात करें तो इंडो पैसिफिक में जो चाइना जो है वो इंडिया की जो पोजीशन है उसको मतलब डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है एक की पोजीशन होल्ड करता है इंडो पैसिफिक में, ठीक है, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, वो अब अपने आप को वहाँ पर उसको मतलब इंडिया को रिप्लेस करने की कोशिश चल रही है। और उसके अलावा जो इंडिया का जो प्लान है कि वो मतलब जो चाइना का जो प्लान है इंडिया को लेकर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब क्या है कि चाइना जो है इंडिया को घेरना चाहता है हर तरफ से। कैसे, जैसे हमको पता है कि चाइना ने क्या किया है, हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, उसको एक्वायर कर लिया है, तो वहाँ पे वो अपना नेवल बेस बना लेगा। उसके अलावा इनका जो है आपका देखोगे अ, तो जिबूती में देखोगे तो जिबूती में भी इनका अपना एक नेवल बेस है। उसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अपनी शिप्स को डॉक कर रहे हैं, जो इनकी जो नेवल शिप्स हैं, जो नेवी की जो शिप्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ये चारों तरफ अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर इंडिया को एक तरीके से एक पल्स का मतलब होता है एक तरीके का मोतियों का हार। तो मोतियों का हार के रूप में मतलब क्या है, अपन चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है या फिर उसकी स्ट्रेटेजी है। तो इसके थ्रू इंडिया की जो हेजीमनी है उसको चैलेंज करता है चाइना। इसके अलावा चाइना क्या करना चाह रहा है कि यूएसए को डिस्प्लेस करना चाह रहा है इन द वर्ल्ड ऑर्डर। हमें पता है यूएसए एक सुपर पावर रहा है एक लंबे समय तक और आज भी है। तो अब चाइना उसकी जगह लेना चाहता है, खुद अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्टेबलाइज करना चाहता है। फिर चाइना जो है, जो इंडिया और यूएस की जो इंगेजमेंट है, क्वाड ग्रुप आपको पता है 4 देशों का एक समूह है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो ये क्या है, आपस में एक तरीके से कोऑपरेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस या फिर स्ट्रेटेजिक मामलों में। एक दूसरे के साथ वो जो है कोऑपरेशन की बात उसमें चलती हैं। और मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है क्वाड ग्रुप का, को चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, ठीक है। तो चाइना इस बात से भी काफ़ी नाखुश है। उसके अलावा चाइना ने क्या किया है, चाइना अपनी एग्रेसिवनेस जो है इस रीजन में बढ़ा रहा है। जैसे कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, ठीक है, या फिर वियतनाम हो गया, तो अब ये क्या कर रहा है, जो साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी क्या कर रहा है, ये जो और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो
छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर वो ये उसको इनक्लोज करते हैं, मतलब उसके चारों तरफ हैं साउथ चाइना सी के। तो अब वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, चाइना वहाँ पे क्या अपनी एग्रेसिवनेस को बढ़ा रहा है और उन आइलैंड्स को ये मान रहा है कि भाई ये तो चाइना का पार्ट है, जिससे कि जो दूसरे देशों के जो क्लेम्स हैं उन आइलैंड्स पे उसको चाइना खारिज कर रहा है और अपनी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अपनी फोर्स से या फिर अपने इन्फ्लुएंस से उसको अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जिससे कि चाइना क्या कर रहा है, हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है। अब अगला देखें तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये मतलब 2013 में इसको मतलब इंसेप्शन हुआ इसका, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये क्या हाईलाइट करता है कि चाइना जो है किस तरीके से डेट ट्रैप को यूज़ करता है दूसरे देश का फ़ायदा उठाने के लिए। जैसे कि चाइना क्या करता है, बहुत ही सस्ते रेट्स पर या फिर मतलब सस्ते टर्म्स पर कहें तो डेट देता है और बड़े अमाउंट में डेट देता है। एग्जाम्पल के लिए तो श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका हमें पता है अभी पिछले कुछ टाइम की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, ठीक है। उसका एक अगर हम रीज़न देखें तो वो चाइना का जो डेट ट्रैप जो था वो उसमें फंस गया था। तो चाइना ने क्या किया, जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है वो चाइना का जो डेट है उसको चुकाने में अब सक्षम नहीं है। और ये बात चाइना को पहले से पता रहती है कि भाई ये कोई देश है वो डेट नहीं दे सकता, लेकिन चाइना फिर भी देता है। क्यों? क्योंकि बाद में फिर वो चाइना उस देश की मतलब उस देश का फ़ायदा उठा सके, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा जो पावर स्ट्रगल की बात करें हम, तो जो चाइना है वो इंडिया को अपना जो एशियन राइवल है उसके रूप में कंसिडर करता है। एशिया में अगर हम बात करें तो चाइना इंडिया को अपनी सबसे बड़ा राइवल मानता है। फिर वही और ये क्या है, उसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जो चाइना है वो यूएसए को अपना एक ग्लोबल राइवल के रूप में देखता है। तो ये दोनों ही, और बाकी अगर इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया यूएसए चाइना को किस तरीके से देखते हैं, वो उसको एक एग्रेसर की तरह से देखते हैं, ठीक है, जो अपने आप अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, जो दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उसको उसमें अपने आप को मतलब उसको एक्सटेंड करना चाहता है या फिर उन दूसरों की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है। तो इस तरीके से पावर स्ट्रगल चल रही है चाइना की, यूएसए की और इंडिया की आपस में। उसके अलावा हम देखेंगे चाइना का जो तो चाइना का जो स्टैंस है इन मल्टीलेटरल फोरम्स, तो जैसे कि चाइना क्या चाहता है ना, हमेशा जो इंडिया है उसको जो बड़े बड़े जो मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं, ठीक है, उनसे दूर रखा जाए। जैसे कि एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है। ये किन लोगों का ग्रुप है? ये वो ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप में वो देश आते हैं जिसमें जो न्यूक्लियर जो आप कह लीजिए फ्यूल है वो मतलब इन देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल, क्योंकि जो फ्यूल है उसका। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, वो इंडिया को इससे दूर रख रहा है। क्यों? जिससे कि इंडिया को जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो मिल ना पाए और जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो उस पे तो मतलब दिक्कत यहाँ आई। उसके अलावा जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी नहीं मतलब चल पाए। तो ये है। फिर दूसरा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, तो यूएनएससी जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी, तो इससे भी मतलब जैसे कि होता क्या है कि कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन आता है जो इंडिया जिसको सपोर्ट करता है, तो चाइना क्या करता है उस पर वीटो अपनी लगा देता है, मतलब अपनी वीटो पावर का यूज़ करके उसको खारिज कर देता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंडिया जब जब जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, उनको टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब कोई रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव लेके आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना उसको ज़्यादातर क्या कर देता है, वीटो कर देता है, मतलब उसको इनवैलिड कर देता है अपनी वीटो पावर का यूज़ करके। तो इस तरीके से चाइना क्या करता है, मल्टीलेटरल जो फॉरम्स हैं उसमें इंडिया के खिलाफ अपना चलाता रहता है सिस्टम। और जहीं वहीं बात अगर हम यूएसए की करें तो यूएसए चाहता है कि इंडिया को मतलब शामिल किया जाए इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एज अ मेंबर, ठीक है, किस लिए? चाइना को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके अलावा जो चाइना क्या है, जो ट्रेड है उसको एज अ वेपन यूज़, जैसे दोनों ही देश चाइना मतलब जो इंडिया और जो यूएस हैं वो क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस मतलब रखते हैं यूएसए और मतलब जो यूएसए और इंडिया है वो ट्रेड इम्बैलेंस है उनका चाइना के साथ। मतलब चाइना जो है इन देशों में एक्सपोर्ट बहुत करता है लेकिन उनसे इंपोर्ट कम करता है। तो इससे क्या है, एक फेवरेबल ट्रेड जो है चाइना एंजॉय करता है यूएसए और इंडिया के साथ। अगर देखा जाए तो चाइना जो है ना वो खुद अकेला ही ओवरऑल जो इम्पोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट्स होते हैं उसका 16% होल्ड करता है। और यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान चाइना से इंपोर्ट कराया जाता है यूएसए में, जो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इसी तरीके से देखा जाए
अगर इंडिया, जैसे अब इंडिया में भी बहुत इम्पोर्ट होता है चाइना से, लेकिन इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि चाइना जो है बहुत तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो उन सामानों पे लगाता है जो इंडिया से चाइना में जाते हैं। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े रूल्स बना देगा सर्टिफिकेशन को लेके, मतलब जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है, या फिर जो लेबलिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, या फिर जो कस्टम क्लियरेंस होती है उसमें देरी हो जा कर देना। तो इन तरीके से मामले में क्या, इन तरीके से क्या करता है चाइना, एक तरीके से अपना जो ट्रेड है उसको मतलब फेवरेबल रखता है, और इंडिया के जो इम्पोर्ट्स, जो इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको रोकने की या फिर उनको कम करने की कोशिश उसकी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो अपर हैंड है वो ट्रेड में बनाए रख सके, मतलब अपने को फेवरेबल बनाए रख सके ट्रेड में। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो हमने देख लिया कि किन किन मामलों में इनकी नहीं बन रही है आपस में, लेकिन ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें आपस में इनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं। जैसे कि पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अब चाइना जो है एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दोनों का ही, इंडिया और यूएसए के साथ खूब अच्छे मात्रा में ट्रेड होता है चाइना का। अगर इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन की बात करें तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिलेशन ही है ना, इसी की वजह से अब हम देखें तो जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच में वो एक अच्छे लेवल पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं। वरना अगर हम मिलिट्री लेवल पे देखें तो देखिए एक स्टैंड ऑफ बना रहता है। कभी गलवान वैली इंसिडेंट होता है तो कभी सिक्किम में हमने देखा है। तो इस तरीके का होता है, लेकिन जो ट्रेड है उसकी वजह से बायलैटरल रिलेशन चलता है। और दूसरी तरफ देखें तो इंडिया और यूएसए दोनों के लिए ही क्या है, मतलब दोनों ही क्या हैं, चाइना के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जो क्योंकि ये जो दोनों ही देश क्या करते हैं, हाई वॉल्यूम में यहाँ से मतलब चाइना से प्रोक्योर कराते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए सामान। उसके अलावा जो दूसरा जो कन्वर्जेंस का पॉइंट आता है वो है इन्वेस्टमेंट नीड्स। तो इंडिया को देखो एक अच्छे मात्रा में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और वो क्या कर सकता है, चाइना जो है, चाइना के पास देखो इकोनॉमी चाइना की अच्छी है, उसके पास खूब पैसा है, तो चाइना वो जो स्पेस है उसको फिल कर सकता है इंडिया के इन्वेस्टमेंट का। फिर अगला जो है वो है स्टेबिलिटी इन पीस। तो पीस मतलब शांति के मामले में देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे इंडिया और चाइना में अगर 1962 का वॉर या फिर 1967 को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ ऐसी कोई बात हुई नहीं है। कुछ माइनर क्लैशेस होते हैं लेकिन फिर वो आपस में बातचीत करके उसको सुलझा लिया जाता है। इसी तरीके से अगर चाइना और यूएसए की बात करें तो इनके बीच में कोई डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो आज तक हुई नहीं है। फिर अगला जो है टैकलिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, मतलब आपस में साथ में मिलकर ये क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो तीनों ही देश हैं ना, ये टॉप 3 कंट्रीब्यूटर में आते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको एमिट करने के मामले में ये तीनों ही देश क्या है, एक लार्ज अमाउंट में मतलब जो एमिशंस हैं उसको का एमिट करते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, जो एमिशंस हैं उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मामले में इनका कन्वर्जेंस बनता है। उसके अलावा बिल्डिंग टाइज़, तो टाइज़ के मामले में मतलब जो रिलेशंस जो सुधारने के मामले में बात करें तो जैसे कि इनफॉर्मल समिट इंडिया और चाइना के बीच में हुई, जैसे कि वुहान में 2018 में समिट हुई इंडिया और चाइना के बीच में। फिर ममल्लापुरम जो है वहाँ पे 2019 में जो पीएम मोदी हैं उन्होंने चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनवाइट किया था और उनको मतलब मंदिर भी घुमाए थे वहाँ के। तो इस तरीके से इनफॉर्मल मीटिंग हुई तो उससे थोड़ा सा जो टाइज़ हैं एक दूसरे दोनों देशों के बीच में उसको सुधारने की कोशिश चली। इसी तरीके से जो ये तीनों देश हैं ना आपस में ग्लोबल जो बड़े बड़े फोरम्स हैं उन पे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि G20 हो गया या फिर यूनाइटेड नेशंस हो गया। ठीक है, जिससे कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा कम करने की कोशिश चलती है। इंडिया और चाइना की बात करें तो ये तो SCO आप जानते हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जो ब्रिक्स है तो इन दोनों के मेंबर मतलब कॉमन मेंबर्स हैं इंडिया और चाइना। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, टाइज़ को बिल्ड करने की बात है। फिर कंक्लूज़न अगर हम देखें, लेकिन कंक्लूज़न में जाने से पहले ज़रा ये ऊपर ये देख लेते हैं, जो राइट साइड में आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि अगर 1995 से 2018 के बीच में देखें तो इसमें हमें आप देखिए कि किस तरीके से चाइना की प्रेजेंस कितनी है ग्लोबल ट्रेड में और यूएसए में मतलब कितनी है। उसके अलावा अगर आप 2018 में देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि चाइना की जो प्रेजेंस है वो ड्रास्टिकली बढ़ गई है। ठीक है, और यूएसए की कम हुई है। तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से मतलब चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है यूएस को इन सुपर पावर।
अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अब क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए क्या सही रास्ता है? तो इंडिया को जो है ना, अब इंडिया को जो है अपनी ऑटोनॉमी को बचा के रखना है। मतलब ना तो ज़्यादा यूएसए पे डिपेंडेंट होना है, ठीक है, और ना ही चाइना से ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने हैं। तो चाइना के साथ अपना रिश्ते थोड़े सुधारने की कोशिश चलनी चाहिए। उसके अलावा यूएसए से भी इस तरीके से रिलेशन रखा जाए कि उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हुआ जाए, क्योंकि यूएसए का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है पास्ट में, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल कंट्री तो नहीं है, ठीक है। तो इंडिया को क्या है, बस अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको कायम रखना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर अभी न्यूज़ में क्यों है? तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, और रिपोर्ट का नाम है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके हिसाब से देखा जाए, तो वो कहते हैं कि सॉफ्ट पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन यूजिंग नॉन कोएर्सिव मीन्स। मतलब ये वो एबिलिटी है जिससे कि हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं अपील और अट्रैक्शन के थ्रू। मतलब उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं बिना किसी, एक तरीके से नॉन कोएर्सिव मीन्स, मतलब बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे को अपील कर सकते हैं। ये जो काबिलियत है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह के बल का प्रयोग नहीं होता है। और ये क्या है, ये मतलब जो दूसरों की जो प्रेफरेंसेस है उसको सेव करता है, ठीक है, कि वो दूसरा जो है वो किस तरीके से देख रहा है हमको, इसको क्या करते हैं, सेव करती है ये सॉफ्ट पावर जो है। और ये हार्ड पावर से किस तरीके से डिफरेंट है? तो हार्ड पावर में क्या होता है कि उसमें आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो सेना है उसका यूज़, मतलब उसका रोल होता है। उसके अलावा इकोनॉमिक मीन्स, तुम्हारी इकोनॉमी कितनी बढ़िया है। जैसे चाइना है, चाइना इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, तो वो अपनी हार्ड पावर शो कर सकता है अपनी इकोनॉमी के थ्रू। जैसे कि वो डेट देता है दूसरे देशों को, उसके थ्रू वो क्या कर लेता है, उनको डेट ट्रैप में फंसाकर अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ कर लेता है। तो ये तो हार्ड पावर के उसमें आती है। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है कि भाई दूसरों के जो, मतलब जो उनका जो मतलब अट्रैक्शन है या फिर अपील है उसको इन्फ्लुएंस करना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना अपने तरफ, ये सॉफ्ट पावर में आता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि इंडिया का कल्चर है, बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। तो जब इंडिया का कल्चर दूसरे देशों में पहुंचता है तो वहाँ पर वो किस तरीके से प्रभावित करता है दूसरे देशों को, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर रिप्रेजेंट करता है। या फिर दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे बॉलीवुड है, इंडिया का जो बॉलीवुड है वो और देशों में भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इंडिया की जो मूवीज़ हैं जब दूसरे देशों में देखी जाती हैं तो वहाँ पर जो अपना कल्चर है उसका और प्रमोशन होता है, तो उससे क्या है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। फिर उसके अलावा टूरिज़्म है, इंडिया में आपको पता है टूरिज़्म अच्छा खासा एक सेक्टर है। तो दूसरे दुनिया, मतलब देश जो हैं, देश के जो निवासी हैं, सिटीजन्स, जब वो इंडिया में आते हैं तो वो इंडिया के टूरिज़्म को देखते, मतलब इंडिया में टूरिज़्म के लिए आते हैं तो वो देखते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उससे इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो एक उसकी जो पूरे मतलब उसमें वर्ल्ड में जो उसकी जो हैसियत है, जो रुतबा है वो बढ़ता है। तो ये सॉफ्ट पावर में आती है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म, मतलब इसी एक स्मार्ट पावर भी होता है। तो सॉफ्ट पावर हमने देखा, हार्ड पावर देखा, स्मार्ट पावर क्या है? तो स्मार्ट पावर वो है जो इंडिया आज के समय जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो करता है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की माने तो। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉफ्ट पावर और जो हार्ड पावर है ना उसका एक तरीके से जुडिशियस ब्लेंड है, मतलब दोनों को मिलाकर, मतलब जहाँ पर जितनी सॉफ्ट पावर यूज़ में लानी है उतनी वहाँ पे सॉफ्ट पावर यूज़ कर ली, फिर थोड़ी हार्ड पावर, तो दोनों को मिला मिलू के जो पावर बनती है उसे बोलते हैं स्मार्ट पावर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपनी इस पर न्यूज़ पर। तो जो सॉफ्ट पावर है इसके बारे में और भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तो जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया की देखो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है, ठीक है। हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो मतलब अलग ही है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बावजूद भी जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी ही नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी का ना होना, इंडिया के इतने रिच कल्चर, इतनी रिच हिस्ट्री के बावजूद भी इंडिया की सॉफ्ट पावर को फैलाने में समर्थ नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट ने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी नहीं है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट पावर किस तरीके से डिफरेंट है हार्ड पावर से। तो देखो,
जो हार्ड पावर है उसमें जो है जो कंट्री की जो मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसकी जो आर्थिक और जो सेना से रिलेटेड जो उसकी जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर रिलाई करती है। वहीं सॉफ्ट पावर की बात करें तो यहाँ पे खेल परसुएशन का है, किस तरीके से दूसरे को तुम परसुएड कर पा रहे हो या फिर उसको प्रभावित कर पा रहे हो, ठीक है, अपनी कंट्री की अट्रैक्टिवनेस के लिए, कि हमारा कंट्री कितना अच्छा है इसके मामले में तुम दूसरों को कितना संतुष्ट कर पा रहे हो, ये सॉफ्ट पावर में आता है। तो इसमें किसी भी तरह की मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कोई रोल नहीं है। हार्ड पावर की बात करें तो ये क्या है, ये एकदम इमीडिएट रिजल्ट देता है, लेकिन ये इसके जो रिजल्ट होते हैं वो छोटे समय के लिए होते हैं। जैसे कि तुमने किसी पे मतलब तुमने अपनी पावर का यूज़ करके किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस किया तो वो तुम तेज़ी से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर मिलिट्री है, अगर इकोनॉमी तुम्हारी अच्छी है, कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा वो, उसको तुम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। वहीं सॉफ्ट पावर क्या होता है, ये स्लो तो होता है लेकिन इसका जो है ना लॉन्ग टर्म चेंज आता है। जब दूसरा देश जब इंडिया की छवि बनाएगा और उसकी छवि जब वो दो छोटी छोटी चीज़ों से देख देख कर इंडिया के कल्चर डाइवर्सिटी को देखकर जो एक छवि बनेगी उसके दिमाग में, वो लंबे समय तक उसके साथ रहेगी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर का है। फिर हार्ड पावर की बात करें तो ये क्या है, ये फोर्स करती है दूसरे को कि वो मतलब अपने बिहेवियर के खिलाफ एक्ट करे इनवॉलेंटरली, मतलब वो दूसरे पे थोपती है, दूसरे को फोर्स कर रही है कि भाई तेरे को बिहेव इस तरीके से करना है। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है, वो दूसरे का एटीट्यूड चेंज करती है और उसको खुद अपने आप ही ये मतलब उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे इंडिया को लेकर दूसरों का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा सॉफ्ट पावर के थ्रू, तो वो क्या, वो अपने आप होगा। तो ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर हम इश्यूज़ की बात करें कि इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज़ हैं, तो पहला तो ये है कि जो वो इश्यूज़ की बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाईलाइट करे हैं। तो क्या क्या हाईलाइट किया है, तो पहला तो ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि भाई जो बजट का एलोकेशन है वो टाइम पर और प्रॉपर मात्रा में नहीं होता। तो बजट एक तो मतलब कम रहता है, उसके अलावा टाइम पे अलोकेट नहीं किया जाता, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, उसकी कमी है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन को बढ़ाना चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ठीक है। अभी अभी जैसे हो क्या रहा है ना, अभी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग काम कर रहे हैं जो कि आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट पावर नहीं मतलब वो यूज़ हो पा रही है। तो ये एक है। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मोटिवेटेड मैन पावर। तो देखो स्किल्ड और जो मोटिवेटेड जो मैन पावर है ना उसकी कमी है कहाँ पर, जो इंडियन मिशंस हैं, तो इंडिया की एम्बेसी होती है दूसरे देशों में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और मोटिवेटेड मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो जो मैन पावर ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसके अंदर वो जो मतलब जोश नहीं है कि इंडिया के कल्चर को फैलाना है और ये सब करना है, इसकी इसलिए। फिर उसके अलावा लैक ऑफ क्लियरिटी, तो क्लियरिटी की कमी है किसमें, जो आईसीसीआर है। आईसीसीआर क्या है, ये है इंडियन इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो जो इंडिया के जो कल्चरल रिलेशंस हैं, जो कल्चर है उसको दूसरे देशों में फैलाना या फिर उस रिलेटेड जो काम करता है वो आईसीसीआर करता है। तो वहाँ पर क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी है, वो क्या करेगा और कल्चर का मतलब क्या है, मतलब उसका मैंडेट क्लियर नहीं है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ नेशनल पॉलिसी, कोई नेशनल पॉलिसी है नहीं हमारी सॉफ्ट पावर को लेके, जो कि मतलब खुद उन्होंने जो इसकी रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने भी दिखाया कि भाई कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही नहीं है सॉफ्ट पावर को लेके। तो ये एक कमी है जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बताई है। फिर देखें तो इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज़, तो हमारे देश में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपती रहती हैं कि भाई इंडिया में पॉल्यूशन कितना है, और दिल्ली तो भाई सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है दुनिया की। उसके अलावा चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ हो गए या फिर वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो गया, ट्रैफिकिंग का मामला हो गया। तो इंटरनेशनल मीडिया में खूब रिपोर्टें छपती हैं जो क्या करती हैं, जो विजिटर्स हैं या फिर जो लोग हैं वहाँ के, उनके दिमाग में एक छवि बनाते हैं इंडिया की जो कि बहुत ही अच्छी नहीं होती। तो वो एक है। उसके अलावा सब पार परफॉर्मेंस इन रिलीजियस टूरिज़्म, तो देखो इंडिया का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है। उसके अलावा जो इंडिया की जो रिलीजियस जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। उसके बावजूद भी इंडिया की परफॉर्मेंस उस मामले में हमको बढ़िया नहीं मिलती है। जैसे कि इंडिया जो है ना, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो 8 में से जो 7 सबसे महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं दुनिया में वो इंडिया में पाई जाती हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। लेकिन इसके बावजूद भी कम से मतलब 1% से भी कम जो बुद्धिस्ट
टूरिज़्म है, मतलब जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं, उसके बजाय वो साउथ ईस्ट एशिया जो देश हैं जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया, वहाँ पर वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंडिया में बुद्धिज़्म की मेजर साइट्स होने के, जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि सारनाथ है जहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन या फिर उपदेश दिया, या फिर बोध गया है जो कि बिहार में है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्धा को, या फिर कुशीनगर है जो यूपी में है जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण उन्होंने अटेन किया। तो इतनी इम्पोर्टेंट साइट होने के बाद भी हमारे पास बुद्धिस्ट टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। फिर देखते हैं कि मीज़र टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर, कि किस तरीके से इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जा सकता है। पहला है कि हम जो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी रिकमेंडेशन को माने। तो उनकी रिकमेंडेशन क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एक फॉर्मल स्टडी हो ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब जो और बाकी जो देशेस में जो अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए जो प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं उसकी स्टडी करी जाए, और उसके बेसिस पे अपनी एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि वो जो एलिमेंट हैं दूसरे देशों की पॉलिसीज़ के वो लाए जाएँ, उनको इंसर्ट किया जाए। उसके अलावा क्या बोला कि जो एक ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स तैयार की जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या है कि उसमें जो सॉफ्ट पावर के जो आउटकम्स हैं उसको एक तरीके से एवेल्युएट किया जाए, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में एक ग्रेटर सिनर्जी होनी चाहिए, मतलब आपस में जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी मतलब होना चाहिए, जैसे कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सके, जो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है उसको कम किया जा सके। तो आपस में और ज़्यादा इंटरेक्शन और सिनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरे मिनिस्ट्री के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसने क्या किया है, उसने अर्ज किया है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, जो टूरिज़्म ऑफिस हैं विदेशों में उनको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो अगर फ्रांस में हमारी एम्बेसी है तो फ्रांस के कंट्री के स्पेसिफिक हमारी अप्रोच अलग होनी चाहिए, बजाय सऊदी अरेबिया में है तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग हमारी अप्रोच होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ठीक है, तो ये है। उसके अलावा एक प्रोएक्टिवली इंटरेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा, तो इंडियन डायस्पोरा जैसे आपको पता है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो काफ़ी मतलब बाहर रहते हैं, ठीक है, करीब करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं इंडिया के, जिसमें कि एक तो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और पीआईओज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये इतने मतलब 3 करोड़ लोग जब आपके इंडियन ओरिजिन के बाहर रह रहे हैं तो उनसे आप इंटरेक्ट करिए, उनसे आप फीडबैक लीजिए, उनसे आप सजेशन लीजिए कि किस तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ाया जा सकता है। वो एक तरीके से एम्बेसडर होने चाहिए इंडिया के दूसरे देशों में जो इंडियन डायस्पोरा है। फिर उसके अलावा प्रमोट टूरिज़्म, तो टूरिज़्म देखिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में। तो टूरिज़्म का आप यूज़ करिए, और इंडिया के पास तो इतनी ज़्यादा टूरिज़्म को लेके आस्पेक्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो जैसे कि कल्चरल टूरिज़्म हो गया या फिर रिलीजियस टूरिज़्म हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं। उसके अलावा तो ये होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कनेक्टिविटी को बेटर करना चाहिए कि टूरिस्ट आएँ भी तो वो अच्छे से मतलब विज़िट कर सकें, ट्रैवल कर सकें, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग करनी चाहिए अपने यहाँ की जगहों की, अपने प्रोडक्ट्स की, तो ये है। तो ये तो हो गए कुछ तरीके। इसके अलावा हम आकर ऊपर, हाँ, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला तो ये है कि ये क्या करता है, ये एक डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है कि जो किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो कितनी सक्सेसफुल रही है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर का अगर हम एग्जांपल लें तो अफ़गानिस्तान के केस में देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ किया, कैसे, उन्होंने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बनवाई, ठीक है, वहाँ रोड्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स खुलवाए। तो वो वहाँ पर किसी तरीके से अपनी आर्मी को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, कि उनकी हेल्प कर कर उसका वो यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे हम देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी हार्ड पावर को यूज़ करने की कोशिश करी, तो इसीलिए इंडिया को कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज मिला अफ़गानिस्तान में। तो ये है। उसके अलावा कि इंडिया जो है ना एक अकेला ऐसा न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसने एनपीटी जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया। 1970 की ट्रीटी है जो कि ये कहती है कि भाई 5 जो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वही बस खाली न्यूक्लियर पावर के हकदार हैं, उसके अलावा कोई भी और न्यूक्लियर पावर ना रख सकता है और ना उसको टेस्ट कर सकता है। तो इंडिया उसका पार्ट नहीं है। इसके बावजूद भी क्या है
इंडिया को मतलब ये परमिट किया गया है कि वो न्यूक्लियर कॉमर्स कर सकता है ग्लोबली, मतलब वो अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकता है। ये स्पेशल उसको वेवियर मिला है एनएसजी से, जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। तो ये भी क्या दिखाता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है। फिर जो हार्ड पावर जो है ना, वो उस चीज़ को मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्ड पावर को हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब अगर हम सॉफ्ट पावर को इग्नोर करेंगे तो। ठीक है, मतलब सॉफ्ट पावर का होना बहुत ज़रूरी है अपनी हार्ड पावर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करी है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, जैसे कि इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूट्रल है, उसकी एक न्यूट्रल इमेज है। अगर हम कंपेयर करें यूएस और चाइना के मुताबिक, जैसे यूएस है तो उसकी अपनी एक इमेज बनी हुई है, चाइना की अपनी इमेज है कि एग्रेसर है वो, लेकिन इंडिया की एक न्यूट्रल इमेज है, तो उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट है काफ़ी ग्लोबल लेवल पे। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, पहला तो कल्चर, जैसे मैंने बताया आपको। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या 109 बायलैटरल कल्चरल एग्रीमेंट साइन करे हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स, जैसे कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस, जो कि इंडिया की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको मतलब दिखाने का काम करती है। तो इस तरह की स्कीम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के कल्चर को यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉफ्ट पावर। फिर इंडिया का डायस्पोरा जो है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं, तो मैंने बताया था कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, करीब 3.1 करोड़ लोग कहाँ हैं, बाहर दूसरे देशों में इंडिया के रह रहे हैं, जिसमें 13 मिलियन तो एनआरआई हैं और 18 मिलियन पीआईओ है, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि मतलब जिन्होंने बाहर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया से के ओरिजिन उनका था। अगर मेजर प्रोग्राम की बात करें डायस्पोरा के मामले में, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस एक प्रोग्राम है डायस्पोरा के लिए। फिर नो इंडिया प्रोग्राम भी चालू किया गया, तो जिसमें क्या था कि इंडिया को लेकर और ज़्यादा अवेयरनेस डायस्पोरा के बीच बढ़ाई जाए। टूरिज़्म एक बड़ा रोल निभा सकता है, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, जैसे यूपी में बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो साइट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है उनके, जिससे कि आराम से आप पूरे जो बुद्धिस्ट सर्किट है, मतलब बुद्धिज़्म की जो साइट्स हैं उनको विजिट कर सको। ठीक है, जैसे सारनाथ है आपका, या फिर कुशीनगर है, तो इन सब को, और जैसे कि बिहार में आपका बोधगया है, तो इन सबको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, तो एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाई जा रही है। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इंडिया एक रिच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या कर रही है, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही है कि किस तरीके से हम जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, जो कि इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया को एक तरीके से इंडिया की एक अच्छी छवि पूरी दुनिया में फैलाने का काम करती है। फिर इंडिया के जो आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा रोल कर सकता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने क्या किया, जो 21 जून है उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि योगा, जो कि इंडिया की देन है पूरी दुनिया को, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेज़ किया जा रहा है। उस तो 21 जून तो इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो क्या कर रहा है, आयुष सिस्टम को प्रमोट कर रही है। आयुष क्या है, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिसमें आपका आयुर्वेद आ जाता है, यूनानी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी होम्योपैथी है, सिद्धा है, योगा है, इस तरीके से मतलब जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, वो उसको प्रमोट कर रहा है आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के मामले में देखें, यूथ एक्सचेंज के मामले में देखें, तो जो MEA है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो BCCI है, उसके साथ क्या किया है, जो एथलीट्स हैं दूसरे देशों के, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, इनको ट्रेन किया है। और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी हमारे चलते हैं दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, जिसमें मतलब पढ़ाई के रिलेटेड या फिर यूथ को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। फिर मीडिया एंड सिनेमा के मामले में देखा जाए तो प्रसार भारती है, तो प्रसार भारती एक मेजर काम कर रही है कि उसने क्या किया, DD इंडिया को इंग्लिश न्यूज़ चैनल बनाया, जिससे कि उसकी रीच बढ़े और दूसरे देशों में भी देखा जा सके वो। ठीक है, और उसने क्या किया, फॉरेन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो साइन करे। बॉलीवुड एक इमर्ज हुआ है उसका, कि वो एक तरीके से ग्लोबल एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड को देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है दूसरे देशों में भी बॉलीवुड। तो मीडिया और सिनेमा के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ा ही रहे हैं। फिर नॉलेज एंड
एजुकेशन है नॉलेज शेयरिंग। तो इंडिया ने क्या किया है, जो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उन सबको साइन किया दूसरे देशों के साथ, ठीक है। उसके अलावा स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के जो स्टूडेंट हैं उनको इंडिया इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ आके पढ़ो, तो वो भी इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। उसके अलावा मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, आसियान हो गया, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक डिड यू नो वाले सेक्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे ICCR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है उसके बारे में बता रखा है कि इसको 1950 में फाउंड किया गया था भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, वही ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉलिसीज़ हैं कल्चर को फैलाने का दुनिया में, उसको फॉर्मुलेट करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब यहाँ पे देख रखा है कि कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन देखें तो देखो, अगर हम बात करें ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की 2022 की, तो चाइना को जो है चौथी पोजीशन रैंक करा गया और इंडिया को उससे काफ़ी पीछे, मतलब 29वीं पोजीशन पे रैंक किया गया इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो कहाँ पर, जैसे किन मामलों में इंडिया चाइना से पीछे है, तो पहला है कि मॉनेटरी रिसोर्सेज, पैसे की अगर हम बात करें तो देखो इंडिया अभी भी चाइना से पीछे है, ठीक है। तो चाइना कितना स्पेंड कर रहा है, चाइना तो पर ईयर 10 बिलियन US डॉलर स्पेंड करता है, ठीक है। कहाँ पे, सिर्फ अपने कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो चाइना के दूसरे देशों में उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, जो कि चाइना का जो आइडियोलॉजी है, चाइना की जो कल्चर है, उसको स्प्रेड करते हैं दूसरे देशों में। तो उसी में 10 बिलियन US डॉलर अपना खर्चा कर रहे हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ICCR के थ्रू अपना सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर रहा है और वो जो है 300 से 400 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क दिखेगा। दूसरा जो है कल्चर कल्चर प्रमोशन थ्रू स्टेट, तो जो देशों के द्वारा जो स्टेट्स के थ्रू जो प्रमोशन हो रहा है उसमें अंतर है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कल्चर सेंटर्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। और इंडिया का जो कल्चर है वो एक नेचुरल तरीके से ही, मतलब क्या है, वो उसका प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो देख के जाते हैं और उनको अच्छा लगता है, फिर वो बाहर जाके प्रमोट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रही है, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे कि प्रमोशन हो, यहाँ पे हमको एक देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो स्टेट हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल। तो हाल फिलहाल में देखो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब क्या किया है, धीरे धीरे जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ाने के लिए तरफ काम किए हैं, जहाँ टूरिज़्म हो जाए या फिर दूसरे भी क्षेत्र हैं उन मामलों में भी। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहाँ इंडिया को एडवांटेज है चाइना से। जैसे पहला है कि कंसिस्टेंटली यूजिंग सॉफ्ट पावर सिंस लॉन्ग टाइम। तो इंडिया तो देखा जाए ना तो बहुत लंबे समय से सॉफ्ट पावर को यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपको देखोगे तो जो इंडिया, मतलब जो चाइना है, वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट जो है सॉफ्ट पावर का बहुत ही, मतलब मिड 2000s में ही आया है, लेकिन इंडिया का तो ये एक इंटीग्रल पार्ट रहा है फॉरेन पॉलिसी का। फिर जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी हमको पता है, लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे तो जो स्टेट है वही कंट्रोल करती है सब कुछ। तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको दबाया जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इंडिया के लिए फेवरेबल तरीके से काम करती है। अब हमारा जो आखिरी का जो रह गया टॉपिक न्यूज़ इन शॉर्ट्स, उसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो जो UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो कि वन ऑफ द मेजर बॉडी है UN की, उसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें उन्होंने क्या किया, ईरान को रिमूव कर दिया है, किसमें से, CSW जो कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिमूव कर दिया ईरान को। तो अगर हम UN CSW के बारे में बात करें तो ये क्या एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है और जो महिला सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण, उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। और ये जो है ECOSOC मतलब UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा 1946 में एस्टेबलाइज की गई थी। और देखा जाए तो ये एक बड़ा रोल अपना निभाती है, मतलब रोल लीड करती है किसमें, बीजिंग डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने में। बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए एक एग्रीमेंट है। इसकी बात करें तो इसमें जो है ना UN CSW में इसके 45 मेंबर स्टेट्स हैं जिसको इलेक्ट किया जाता है बाई
ECOSOC के द्वारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इन सबसे इक्वल तरीके से देश आए। फिर इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ था इसमें CSW में, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में, 4 साल के लिए 2021 से 2025 तक के लिए वो इलेक्टेड है इंडिया। फिर दूसरा जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा। तो एक्टा क्या है, ये जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसी को बोलते हैं एक्टा, ठीक है, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो साइन है, साइन तो ये हो ही गया था, पहले ही साइन हो गया था ये दोनों के बीच में, लेकिन ये फोर्स में अब आया है, ठीक है, तो ये रिसेंटली फोर्स में आया है, तो इस वजह से न्यूज़ में रहा। उसके अलावा इसमें क्या हुआ कि इसमें ये किस लिए किया गया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि जो ट्रेड है उसको इंकरेजमेंट मिले, वो ट्रेड हमारे इम्प्रूव हो दोनों देश के बीच में। और इसमें सब तरीके के टैरिफ लाइंस को कवर किया गया है। और ये क्या है, जैसे कि इंडिया और UAE जो है उनके बीच में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे हम सीपा बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उसके बाद जो एक्टा है, जो ये दूसरा ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अभी मतलब ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है, जो कि फोर्स में आया है इस साल, मतलब दिसंबर, मतलब देखा जाए तो 2022 में, अभी तो 2023 चले, लेकिन 2022 में 2 ट्रेड एग्रीमेंट है जो फोर्स में आए थे, इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला। अब एक्टा से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो बढ़ जाएगा 45 से 50 US बिलियन, मतलब बिलियन डॉलर तक। उसके अलावा इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, कम से कम 10 लाख जॉब्स इससे क्रिएट होंगी, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की वो बनेंगी, और स्टार्टअप्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। अगर फीचर्स की बात करें एक्टा के, तो वही है कि ये इंडिया को एक प्रेफरेंशियल जो मार्केट एक्सेस है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, 100% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मामले में। और ये क्या है, इसमें मतलब वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी शामिल हैं, ठीक है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, तो उससे क्या है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया मतलब एक जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक अलग से एक एनेक्सचर बनाया गया है, जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको जल्दी से पेटेंट कराया जा सके, उनको जल्दी से अप्रूवल मिल सके। और इसमें क्या क्या कवर होता है इस एक्टा में, एक तो रूल ऑफ ऑरिजिन। रूल ऑफ ऑरिजिन क्या है, ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है उसके ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे मान लो इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कहाँ से उसका ओरिजिन है, कि वो इंडिया से ही ओरिजिन होकर चल रहा है, फिर वो कहीं दूसरे देश से इंडिया में आया और फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। फिर SPS मीजर्स, मतलब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स, मतलब साफ़ सफाई, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है उसमें, ये सब चीज़ें, कोई हार्मफुल केमिकल्स तो यूज़ नहीं हुए, ये सब मीजर्स भी इसमें कवर हैं। और डिस्प्यूट के मामले में डिस्प्यूट सेटलमेंट भी इसमें आता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा USNDAA। तो 858 बिलियन US डॉलर का ये जो है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ये पास किया गया था US की जो सेनेट है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा। और ये किस पे फोकस करता है, तो ये US की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पे, उसकी प्रायोरिटीज़ को फोकस करता है ये। जिसमें कि क्या आता है, जिसमें चाइना के साथ कंपटीशन हो गया और रसिया से रिलेटेड जो मैटर है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि AI और आपकी IoT, ये सब के मामले में भी ये फोकस करता है। और ये क्या करता है, ये US की जो एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको बढ़ाने के लिए ये बात ये करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इंडिया US डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले ही देख लिया इसी वीडियो में कि 2016 में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया गया था US के द्वारा, और 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier 1 स्टेटस मिला था इंडिया को USA के द्वारा, ठीक है। इंडिया US डिफेंस एग्रीमेंट की बात करें तो 4 जो बेसिक डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं, जिसमें से पहला जो है जनरल सिक्योरिटीज़ ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें मिलिट्री की जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात थी। फिर दूसरा जो है लेमोआ 2016 का, जिसमें क्या था, एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है कॉमकासा 2018 का, जिसमें दोनों मिलिट्री के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को फोकस किया गया था। और 2020 का जो बैका है उसमें क्या है कि दोनों क्या कर सकते हैं, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसको जो USA है इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। फिर अगला जो देखते हैं वो है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है, तो सार्क आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसका जो है करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो RBI ने क्या किया ना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है विद मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, जो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ। तो ये किसके अंडर हुआ है, तो ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क था, उसके अंडर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है RBI और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में।
अच्छा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये इस एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि एक तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो देशों के बीच में, जिसमें कि करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लो कोई देश है, उसको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन उस पर क्या क्राइसिस हो गया डॉलर्स का शॉर्ट टर्म में, तो वो दूसरे देश के साथ करेंसी स्वैप कर लेगा। मतलब उससे बोलेगा दूसरे देश से कि भाई आप मुझे दे दो जब तक के लिए करेंसी, मतलब डॉलर दे दो आप, मैं आपको अपनी दे दे रहा हूँ या फिर कोई दूसरी करेंसी वो दे दे रहा हूँ, और बाद में फिर मैं आपको लौटा दूंगा। तो इस तरीके से एग्रीमेंट्स चलते हैं, ठीक है। तो ये सार्क की जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है, ये जो है ये उसी का एक एग्जांपल है, और ये 2012 में ऑपरेशन में आया। और इसमें क्या है, इसमें जो शॉर्ट टर्म पे जो फॉरेन एक्सचेंज की जो लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, उसको इसमें फंड किया जाता है, जिससे कि जो क्या किया जा सके, जैसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, ये वही क्राइसिस जो इंडिया ने भी फेस किया था 1991 के करीब, जिसमें कि आपके पास डॉलर्स या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसकी कमी हो जाती है, और जिन चीज़ों के लिए आप डिपेंडेंट हो इम्पोर्ट्स पे, वो आप नहीं खरीद पाते हो। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 1990s में जब हुआ था जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इंडिया के पास ये समझ लो एक हफ्ते का तेल मंगाने का, क्रूड ऑयल मंगाने तक का ही फॉरेन एक्सचेंज या फिर कहो डॉलर बचा हुआ था। तो ये इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो इससे बचने के लिए या फिर इसको ना आने के लिए ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए जाते हैं। और इसमें क्या हो सकता है ना, ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंडर यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपी, इसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो। फिर अगला जो टॉपिक है वो है ल्यूसोफोन कंट्रीज़। तो ल्यूसोफोन कंट्रीज़ ये क्या होती हैं? पहली बात तो जो ल्यूसोफोन कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं जो पोर्टुगीज़ जहाँ पे बोली जाती है, जहाँ पर पोर्टुगीज़ बोली जाती है उनको हम बोलते हैं ल्यूसोफोन कंट्रीज़। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गोवा में। गोवा में क्यों कराया आप समझ ही सकते हो, क्योंकि गोवा एक लंबे समय तक जो पोर्टुगल है उसकी कॉलोनी, मतलब कॉलोनी क्या उनका मतलब एरिया रहा था उसमें, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये क्या है, जो इंडिया के जो कनेक्शन है लूसोफोन कंट्रीज़ के साथ, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में काम करता है। तो ये जैसे फेस्टिवल जो कराया जा रहा है। और पोर्टुगीज़ रूल की बात करें तो जो गोवा का जो एरिया है जहाँ पर उनका रहा, तो 1510 से लेके 1961 तक उनका रूल रहा गोवा पर। फिर लूसोफोन वर्ल्ड, तो मैंने बताया जो पोर्टुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं ये 9 देशों में फैली हुई हैं, 9 देश और 4 कॉन्टिनेंट्स में। और इसमें जो सबसे, और अगर पोर्टुगीज़ की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज भी पोर्टुगीज़ ही है। उसके अलावा 1996 में एक कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज़ बनाई गई, जिसको हम ल्यूसोफोन कॉमनवेल्थ ही बोल सकते हैं। वो 1996 में फॉर्म की गई थी। जैसे कि आप देखोगे ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ है, जिसमें कि जो ब्रिटिश की जो फॉर्मर कॉलोनीज़ थी उनका जो ग्रुप है उसे हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं, लेकिन जो लूसोफोन कॉमनवेल्थ है इसमें जो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज बोलने वाली जो कंट्रीज़ हैं उसका ही ग्रुप है। और ये क्या है, एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें क्या 9 मेंबर स्टेट्स आती हैं और 32 ऑब्जर्वर, एसोसिएट ऑब्जर्वर आते हैं। इंडिया जो मेंबर तो नहीं है इसका, लेकिन इंडिया का एक एसोसिएट ऑब्जर्वर ज़रूर है। उसके अलावा मेंबर कौन कौन से हैं तो ये आप देख सकते हैं, अंगोला, ब्राज़ील, ये सब इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया लूसोफोन रिलेशंस की बात करें तो 2014 में गोवा में क्या हुआ था, थर्ड लूसोफोनिया गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जो लूसोफोन कंट्रीज़ हैं इससे क्या है इनके एथलीट्स आए थे। और इसके अलावा इंडिया का ट्रेड की बात करें इन कंट्रीज़ के साथ तो वो 6 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और इंडिया जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है इन मेंबर, ये जो कॉमनवेल्थ है इनका, पोर्टुगीज़ कॉमनवेल्थ, इनके मेंबर स्टेट्स को, ठीक है। लेकिन उसमें पोर्टुगल शामिल नहीं होता, मतलब पोर्टुगल को छोड़ के जो बाकी देश हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन प्रोग्राम, जो आईटेक प्रोग्राम है इंडिया का। और जो IAFS फ्रेमवर्क है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इसके तहत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। अगर और देखें फर्दर स्कोप तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इन लूसोफोन कंट्रीज के साथ, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी हो गई, जैसे ठीक है, जैसे कि इसमें फिशिंग आ जाएगा, या फिर जो ओशियन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में या फिर डिफेंस में। उसके अलावा स्टार्टअप्स और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनके लेवल पर भी हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इन देशों के साथ में। बाकी आप ये मैप देखोगे तो यहाँ पे जो पोर्टुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वो दिखा रखी हैं, जैसे ब्राज़ील होगी, अंगोला होगी, मोज़ाम्बिक हो गई, तो यहाँ पोर्टुगीज़ बोली जाती है। आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो है पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें कौन आते हैं, जिसमें ऑफिशियल क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जो लोन देते हैं, ठीक है, वो क्या है इसका हिस्सा हैं। इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है कि
जो कोई जो देश है जिसने कि कर्ज ले रखा है, डेट ले रखा है, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने की या फिर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसको पेमेंट में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, मतलब पेमेंट में जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है जिस देश को, तो वहाँ पर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो ये पेरिस क्लब ये काम करता है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो 1956 में इसका ओरिजिन होता है। 22 मेंबर इसके मतलब परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जापान, तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े जो देश हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया कैसे काम करता है, एज अ एड हॉक पार्टिसिपेंट, मतलब टेम्परेरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है, मेंबर नहीं है। तो ये ज़रूरी है, इसको आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में पेरिस क्लब को लेके, तो उसमें एक ऑप्शन ज़रूर होगा कि इंडिया एज अ मेंबर। तो आपको ये पता रखना है कि भाई इंडिया जो मेंबर नहीं है पेरिस क्लब का। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन अपना पूरा कवर कर लिया दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर मैगज़ीन है विज़न आईएएस की। अब अगले वीडियो में हम इकोनॉमी को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल।